हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पे जहां साइंस के असूल दम तोड़ देते हैं, जो कायनात की मिस्टीरियस तरीन जगह कहलाती हैं, जहां इन्फिनिटी के तस्वुर को आप अपने सामने सच होता देख सकते हैं, जहां वक्त थम जाता है, ज़मानो मकां एक सिंगुलरिटी में जम हो जाते हैं। अलगर्ज़ वहाँ ऐसा कुछ होता है जिसका तस्वुर भी मुहाल है। हमारे दिमाग के दरीचों पे दस्तक देते सवालात वहाँ खामोश हो जाते हैं। वो एक ऐसा मुकाम है जहाँ हर कोई बढ़ता हैरत में डूबकर नई कायनातें बनाने में मसरूफ़ है। चलिए रख्ते सफ़र बांधिए और आखिरी बार अपनी धरती को अलविदा कहिए, क्योंकि हम डूबने जा रहे हैं एक अजीम ब्लैक होल में। हमारी कायनात मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। इसके हर कोशे से हमें ऐसे ऐसे हकाइक देखने को मिलते हैं जिसका तस्वुर कोई ज़बरदस्त साइंस फिक्शन राइटर तक नहीं कर सकता। अगर कायनात की मिस्ट्रीज का जिक्र किया जाए तो ब्लैक होल इनमें सफ़े अव्वल में शुमार होते हैं। आज हम अपनी कहकशां मिल्की वे के दरमियान में मौजूद अजीम ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार की जानिब सफ़र शुरू करेंगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कायनात की पेचीदा तरीन जगह कैसी होती हैं, और इमेजिन करेंगे कि हमें हाइपोथेटिकली वहाँ क्या कुछ देखने को मिलेगा। ब्लैक होल ऐसे दरिंदे हैं जो अपनी पैदाइश से लेके अब तक हर शय को हड़प करते आए हैं। ये कायनात के इंतहाई ख़तरनाक बासी हैं जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी शय को नहीं बख्शते। ब्लैक होल कायनात की सबसे बड़ी पहेली है। ब्लैक होल हमारी कायनात की मिस्टीरियस तरीन जगह कहलाती हैं। जब कोई सितारा अपनी जवानी के मराहल में होता है तो उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस कारफरमा होती हैं। एक गैशियस प्रेशर होता है जो सितारे को एक्सपेंड कर रहा होता है, जबकि दूसरा उसकी अपनी ग्रेविटी होती है जो उसको अंदर की जानिब दबा रही होती है। जब कोई सितारा अपने इख्तितामी मराहिल पे पहुंचता है तो वो एक बहुत बड़े धमाके के साथ फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के बाइस सितारे के गिर्द मौजूद जो गैसेस का ग़िलाफ़ होता है वो खला में बिखर जाता है और पीछे एक उसका कोर रह जाता है। लिहाजा अब चूँकि गैशियस प्रेशर तो है नहीं कि सितारे को एक्सपेंड कर सके, तो पीछे जो कोर होता है वो अपनी ही ग्रेविटी में दबता चला जाता है और वो बिल आखिर एक सिंगुलरिटी में बंद होके ब्लैक होल बना लेता है। ब्लैक होल इस कायनात की सबसे ख़तरनाक जगह है। ब्लैक होल ऐसा मुकाम है जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। अगर आप आसमान की जानिब एक गेंद फेंकें तो वो कुछ ऊंचाई पे जाके वापस आ जाएगी। अगर आप अपनी टॉर्च को आसमान की तरफ करें तो वो आसमान की तरफ जो है आप देखेंगे उसकी लाइट जाती जा रही है। लेकिन अगर आप ब्लैक होल पे खड़े होंगे और आप आसमान की जानिब टॉर्च करते हैं तो वो लाइट किसी टेनिस बॉल की तरह जो है बाउंस बैक होगी और आपको ब्लैक होल के ऊपर वापस गिरती हुई दिखाई देगी। तो ब्लैक होल इस हद तक एक्सट्रीम ग्रेविटी की जगह है। ब्लैक होल का नाम इसी खासियत की वजह से पड़ा, यानी ये रोशनी को भी अपने अंदर समेट लेता है और जहाँ रोशनी मौजूद नहीं होगी और रोशनी की अदम मौजूदगी का नाम अंधेरा है, यानी स्याह रंग। तो इसलिए हमने इसको ब्लैक होल कहा। क्योंकि हमारा अंदाज़ा है कि हमारी अपनी कहकशां 200 से 400 अरब सितारों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर कायनात के अवलीन सितारे भी मौजूद हैं और अभी ऐसे सितारे भी मौजूद हैं जो अभी अभी बन रहे हैं और ऐसे भी सितारे मौजूद हैं जो सुपरनोवा होके एक्सप्लोड होके इस वक्त ब्लैक होल बन चुके हैं। लिहाजा अगर हम अपने कहकशां के दरमियान में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की जानिब सफ़र करेंगे तो हमें हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से हमें आसपास छोटे ब्लैक होल्स मिलेंगे। हमारी मंजिल हमसे 26,000 नूरी साल दूर है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए भी सफ़र करें तो 26,000 साल बाद सेजिटेरियस ए नामी ब्लैक होल तक पहुंचेंगे। इस अनोखे सफ़र के दौरान हमें अपने खलाई जहाज़ की खिड़की से करोड़ों सितारे दिखाई देंगे।
इन सितारों के गिर्द इनके सियारे भी मौजूद होंगे और बहुत से सियारों के चांद भी। ये ऐसा पुरस्कार सफ़र है जहाँ इंसानी सोच की इंतहा दम तोड़ देती है। जहाँ हमें सितारे दिखाई देंगे वहीं कुछ छोटे ब्लैक होल भी हमारी नज़रों से गुजरेंगे जो हमारे सूरज से 20 से 30 गुना बड़े होंगे। लेकिन हमने इनकी कशिश शकल से बचकर अजीम ब्लैक होल को अपना फोकस रखना है जो हमारे सूरज से 46 लाख गुना वज़नी है, मगर साइज़ में हमारे सूरज से सिर्फ 20 गुना बड़ा है और हमारी कहकशां पे अपनी हुक्मरानी जमाए हुए है। ब्लैक होल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं और ये 3 तरह के ब्लैक होल किसने बनाए? वो इस बेसिस पे बनाए गए कि ब्लैक होल का साइज कितना है, ब्लैक होल कितना वजनी है। ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं। एक ऐसे ब्लैक होल होते हैं जो हमें मालूम है कि शायद बिग बैंग के शुरुआती वक्त के अंदर बने थे और वो एटम के साइज़ के ब्लैक होल थे। इन्हें हम मिनिएचर ब्लैक होल कहते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर हम ऐसे ब्लैक होल बना भी चुके हैं। कुछ ब्लैक होल होते हैं बहुत छोटे, जिस तरह बोने ब्लैक होल या मिनिएचर ब्लैक होल भी जिनको कहा जाता है। दूसरे एक किस्म के ब्लैक होता है जिसे हम स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। ये एक नॉर्मल ब्लैक होल होते हैं। जब सूरज से 30 गुना बड़ा सितारा जब फटता है तो ये ब्लैक होल बनते हैं। तो ये हमारी कहकशां के अंदर हज़ारों, बल्कि किसी भी कहकशां के अंदर ये हज़ारों लाखों के हिसाब से मौजूद हो सकते हैं और ये नॉर्मल ब्लैक होल्स होते हैं और इनका साइज़ तकरीबन आप समझे इनका जो मास होता है वो तकरीबन 30 सूरजों के बराबर होता है। दूसरे ब्लैक होल्स होते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, यानी हमारे सूरज के साइज़ के। और तीसरी तरह के ब्लैक होल्स होते हैं जो सुपर मैसिव यानी बहुत ज़्यादा बड़े ब्लैक होल्स होते हैं। हम जब भी किसी सॉलिड मैटर को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद इसको मज़ीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे हम गैस को कंप्रेस कर लेते हैं, हमें लगता यह है कि हम शायद सॉलिड को मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान बहुत ज़्यादा खला मौजूद होता है। ब्लैक होल बनते वक्त ग्रेविटी उसी खला को पुर करती है और एक बहुत बड़े सितारे को सिंगुलरिटी के अंदर बंद कर देती है। इसके बाद जो होता है उसके सामने हमारे साइंसी कवानीन हाथ खड़े कर लेते हैं। लेकिन ब्लैक होल की कशिश शकल इतनी ही रहती है जितनी तब थी जब वो एक सितारा था। अब फ़र्क ये हो जाता है कि इस ब्लैक होल के गिर्द एक मुकाम क्रिएट हो जाता है जिसे इवेंट होराइज़न कहा जाता है। इस इवेंट होराइज़न के पार जाने वाला कभी लौट नहीं सकता, चाहे वो रोशनी ही क्यों ना हो। जब ब्लैक होल वजूद में आता है तो उसके गिर्द एक इलाका क्रिएट हो जाता है जिसे हम इवेंट होराइज़न कहते हैं। इवेंट होराइज़न वो इलाका है कि अगर कोई भी शख्स उसको पार करेगा या कोई भी चीज़ उसको पार करेगी तो उसका पूरी कायनात से अचानक से राब्ता कट जाता है। ये एक किस्म की आप इसे आबशार समझ सकते हैं। जैसे कोई मछली है, वो अगर आबशार से नीचे गिरेगी तो उसको वापस आबशार तक आने के लिए बेइंतहा फोर्स चाहिए होगी और उसे ग्रेविटी का मुकाबला करना पड़ेगा। ये एक किस्म की कॉस्मिक आबशार है कि जैसे ही आप इवेंट होराइज़न को पार करेंगे तो आपका पूरी कायनात से राब्ता कट जाएगा। ये मखसूस फासला है जिसे हम एक इक्वेशन है उसके ज़रिए भी हम बासानी निकाल सकते हैं और ये मुख्तलिफ सितारों के लिए मुख्तलिफ होता है। हमने ब्लैक होल को किस तरह से देखा? ब्लैक होल इर्द गिर्द अपने बहुत से सितारे खा रहा होता है, मादा खा रहा होता है अपनी ग्रेविटी या कशिश शकल की वजह से। तो अब मादे को जैसे ही अपने करीब लेकर आता है तो मादा बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का शिकार हो जाता है और आपस में रगड़ने की वजह से उसके अंदर हीट पैदा होती है। वो रगड़ खाने की वजह से बहुत शदीद गर्म हो जाता है और रोशनी देने लगता है ब्लैक होल के करीब वाला मादा। और उसी रोशनी की वजह से हम बता सकते हैं कि इस रोशनी के गिर्द या इस रोशनी के दरमियान में एक ब्लैक होल मौजूद है और ब्लैक होल की मौजूदगी का एहसास इस वजह से होता है। तो इसलिए ब्लैक होल के इर्द गिर्द आपने अभी अप्रैल के अंदर ब्लैक होल की तस्वीर जो है वो पब्लिक हुई थी पहले ब्लैक होल की, और उसके अंदर आप जो जिसको कह रहे हैं ना कि ये डिस्क एक ब्लैक होल है, वो डिस्क ब्लैक होल नहीं है, बल्कि उस डिस्क के दरमियान में जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही वो ब्लैक होल है। जो डिस्क है वो इवेंट होराइज़न कहलाती है। साइंसदानों ने जब हमारी कहकशां मिल्की वे की जानिब तहकीकात की तो उन्हें एक
बहुत बड़ा बबल मिला गैमा रेज का उसके गिर्द, तो उसको उन्होंने कहा कि ये हमारा जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है, इसने इतने ज़्यादा सितारे खाने के बाद ये एक किस्म का एक डकार दिया है, जो इस चीज़ की निशानी है कि ये अच्छे खासे सितारे जो है माजी के अंदर खा चुका है। 26,000 नूरी साल का फासला तय करने के बाद हमारे सामने द्योहेकल ब्लैक होल सैजिटेरियस ए मौजूद है। ये ऐसा ब्लैक होल है जो अरबों सालों से अपने इर्द गिर्द मौजूद कई ब्लैक होल्स और सितारे खाकर सुपरमैसिव हो चुका है। हम अपने खलाई जहाज़ को इस द्योहेकल ब्लैक होल की जानिब बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या, हमारा खलाई जहाज़ जो पिछले 26,000 साल से सीधे रास्ते पे चला आ रहा था, अब अपने रास्ते से हटकर ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गया है। जब कोई चीज़ ब्लैक होल की जानिब जा रही होती है तो वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे जा रही होती है, लेकिन उसको जब हम यहाँ से बैठ के देखेंगे तो वो हमें ब्लैक होल के गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे अगर आप कोई आग जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो ऊपर जाके जिस रुख की जानिब वो धुआं जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि हवा का रुख उसी जानिब है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें ज़मानो मकान की चादर जो दिखाई नहीं देती, वो हमें जब कोई मादा उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है तो हमें उसके ज़रिए मालूम हो जाता है कि वो कहाँ पे बेंड हुई हुई है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि जो ज़मानो मकान की चादर है, इस पर जितना भारी मैस होगा और स्पिन कर रहा होगा तो उतनी ज़्यादा उसके अंदर वाइब्रेशन होगी। इस मंजर को हम फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। तो चूँकि ब्लैक होल की कशिश शकल बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि वो कायनात बनाने वाली जो चादर है, ज़मानो मकान की चादर, उसको घुमाना शुरू कर देता है। तो जब कोई चीज़ ब्लैक होल के नज़दीक पहुंचती है, हम लोगों ने जो अभी रिसेंटली साइंसदानों ने तस्वीर हासिल की है ब्लैक होल की, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि मादा किस तरीके से उसके गिर्द घूम रहा है, लाइट किस तरीके से ब्लैक होल के गिर्द घूम रही है। तो लिहाजा ये ज़मानो मकान की चादर तक को घुमा देता है। फ्रेम ट्रैकिंग के तहत ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ज़मानो मकान की चादर को अपने गिर्द घुमाना शुरू कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ स्पेस ही ये सब नहीं झेल रहा, बल्कि टाइम भी झेल रहा है। यानी जो हम ब्लैक होल के नज़दीक जाते जाएंगे, हमारे लिए वक्त की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी। अगर हम ज़मीन की ग्रेविटी किसी तरीके से ज़्यादा कर दें तो वक्त की रफ्तार भी बदल जाएगी। चूँकि हमारी कायनात ज़मानो मकान की चादर से बनी है, तो अगर ये चादर मुतासिर होगी तो यकीनन वक्त भी मुतासिर होगा, क्योंकि वक्त जो है हमारी कायनात की 4th डायमेंशन है। और ये तजर्बात से भी साबित हो चुका है कि ग्रेविटी जो है वो वक्त को स्लो कर देती है। तो अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं तो आपके लिए वक्त कुछ और होगा, और अगर आप किसी माउंट एवरेस्ट की पीक पे अगर खड़े हैं तो आपके लिए वक्त कुछ और होगा। कशिश शकल जो है वो वक्त पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है कि हम देखते हैं कि ज़मीन के करीब रहें तो वक्त आहिस्ता चलता है, और अगर ज़मीन से दूर खला में चले जाएं जहां ग्रेविटी या कशिश शकल ज़मीन की निस्बत कम हो तो वहां वक्त तेज़ी से चलता है। तो ये किस तरह से होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है 1971 में हिफले और कीटिन दो दोस्त थे, दो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। यानी एक जहाज़ के अंदर एक एटॉमिक क्लॉक रखी। एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक होती है जिसमें एक जो एटम होता है उसकी वाइब्रेशन से जो है वो हम टाइम मेजर करते हैं, यानी इतने लाख वाइब्रेशन इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। तो एक एटॉमिक क्लॉक ज़मीन के ऊपर रखी और दूसरी एटॉमिक क्लॉक एक जहाज़ पे रख के तो उसको ज़मीन के गिर्द रवाना कर दिया गया। और आप देखते हैं कि ज़मीन के करीब कशिश शकल ज़्यादा होगी और ज़मीन से दूर कशिश शकल कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ वक्त ज़्यादा तेज़ी से चलना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ब्लैक होल ज़मानो मकान की चादर को अपनी शदीद कशिश शकल की वजह से डिस्टॉर्ट करता है। इस डिस्टॉर्शन को हम ब्लैक होल की तस्वीर में भी देख सकते हैं, जिसे अप्रैल 2019 में साइंसदानों ने जारी किया। इस तस्वीर में भी रोशनी ज़मानो मकान की चादर मुड़ जाने के बायस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाती दिखाई दे रही है। हमारा सैजिटेरियस ए ब्लैक होल ज़मानो मकान की चादर को झंझोड़ रहा है, लिहाजा हमारा खलाई जहाज़ अपनी ट्रेजेक्ट्री को तब्दील करते हुए ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देगा। यही वो साइंस फिक्शन फैंटेसी है जो फिज़िक्स और मैथ हमें बताती है। ब्लैक होल के बाहर हमें सबसे पहले वो जोन दिखाई देगा जिसको एक्रेशन डिस्क कहा जाता है,
चूँकि मादा ब्लैक होल में गिरने से पहले इसके गिर्द इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चक्कर लगा रहा होता है, जिस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है जो मादे को बाहर की जानिब फेंकने की कोशिश करती है, जबकि ब्लैक होल की ग्रेविटी उस मादे को अंदर की जानिब खींच रही होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कशिश शकल की इस जंग के बायस ही साइंसदानों के मुताबिक ब्लैक होल सिर्फ 60% मादे को ही हर्ट कर पाता है, जबकि 40% मादा हमेशा ब्लैक होल के गिर्द ऐसे ही घूमता रहेगा। इस मुकाम को कॉस्मिक किलिंग जोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गैस और मादे के ज़रात आपस में टकरा रहे होते हैं और रगड़ के बायस ये खौफनाक तरीन हद तक गर्म मुकाम होता है। दूर से देखने पे ये मुकाम चमकता हुआ भी दिखाई देता है। यहाँ पहुँचकर अव्वल तो हमारा खलाई जहाज़ पिघल जाएगा। अगर हम साइंस के कवानीन को तोड़ते हुए इमेजिन कर लेते हैं कि हम सही सलामत रहेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम हमेशा इसी मुकाम में कैद हो जाएं। यहाँ फ्रेम ड्रैगिंग की वजह से दाएं बाएं आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। हम एक ही वक्त में अपने आगे पीछे दोनों जगहों का नज़ारा कर रहे होते हैं। ट्विस्टेड स्पेस टाइम फैब्रिक की वजह से हम अपना माजी और हाल एक साथ देख रहे होते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ कायनात के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ज़मानो मका की चादर भी ब्लैक होल के सामने बौखला जाती है। ये नाकाबिले यकीन हद तक अजीब मुकाम है। स्पेस टाइम फैब्रिक की डिस्ट्रॉशन इस हद तक दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप किसी पार्क के अंदर बैठे हैं और वहाँ पे आप अचानक से सामने देखते हैं कि जो बिल्डिंग है वो अचानक से खींच के लंबी होगी और अचानक से अगले ही लम्हे पिचकेगी और उसके बाद वो दोबारा उसी तरह आपके सामने मौजूद है, तो आप यकीनन इस मंज़र पे बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा ऐन मुमकिन है, क्योंकि ज़मानो मकान की चादर जब डिस्टॉर्ट होती है तो वो अशिया जो है वो इसी तरह पिचक जाती हैं, इसी तरह खिंच के लंबी हो जाती हैं। तो जो ब्लैक होल के गिर्द हमें इसी टाइप का मंज़र देखने को मिलेगा कि आप एट ए टाइम अपना सामने भी देख रहे होंगे और अपना बैक साइड भी देख रहे होंगे, क्योंकि ज़मानो मकान की जो चादर है उस तरह डिस्टॉर्ट हो जाती। लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं टिके रहना, इसी खातिर हम अपने खलाई जहाज़ को ऑन करके इसकी रफ्तार बढ़ाते हैं ताकि ब्लैक होल के गिर्द मौजूद इवेंट होराइज़न तक पहुंच जाएं। इवेंट होराइज़न ब्लैक होल के गिर्द वो मुकाम है जहां पहुंचकर हमारा पूरी कायनात से राब्ता कट जाता है। इसमें गिरने वाला कभी लौट कर नहीं आता। ये एक आबशार की तरह है। इसको समझने के लिए हम मछली को बतौर मिसाल लेते हैं। जैसे मछली के लिए पानी एक मीडियम है, वो इससे बाहर नहीं आ सकती, इसी तरह ज़मानो मका की चादर इस कायनात का मीडियम है। कायनात में मौजूद हर शय इस पे तैर रही है। कोई मछली अगर आबशार के ज़रिए पानी के साथ नीचे गिर जाए तो उसे वापस आने के लिए इतनी तेज़ रफ्तार चाहिए होगी कि ग्रेविटी का मुकाबला कर सके। बिल्कुल वैसे ही इवेंट होराइज़न एक कॉस्मिक आबशार है जिससे वापस आने के लिए आपको रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा रफ्तार चाहिए होती है। हमारा खलाई जहाज़ इस कॉस्मिक आबशार के किनारे पहुंच चुका है। खलाई जहाज़ का वक्त रुक चुका है। हमें खलाई जहाज़ से पूरी कायनात लाल रंग की दिखाई देगी, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के तहत जब आप किसी शय से दूर जा रहे हों तो वो आपको लाल रंग की दिखाई देती है। जैसे ही हमारा खलाई जहाज़ ये हद क्रॉस करेगा तो पूरी कायनात से इसका अचानक से राब्ता कट जाएगा। हमें मालूम ही नहीं हो पाएगा कि हमने इवेंट होराइज़न को क्रॉस कर लिया है। कि जैसे ही आप ज़मानो मकान की चादर को क्रॉस करेंगे तो ये इस तरह होगा कि अचानक से आप किसी कुएं के अंदर गिर गए हैं। यानी आपको इल्म ही नहीं हो पाएगा कि आपका किस वक्त पूरी की पूरी कायनात से राब्ता कट गया है। हाँ, ये हो सकेगा कि आपको जो कायनात है वो आपको रेड होती दिखाई दे, क्योंकि आप कायनात से अचानक से दूर हो रहे होंगे और उसके बाद अचानक से सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये मुमकिन है। इसके अलावा कुछ साइंसदानी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि इवेंट होराइज़न जो है वो ब्लैक रंग का एक पर्दा है, उसके बैक पे एक आग की दीवार मौजूद हो जिसे हम फायरवॉल कहते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि ब्लैक होल के अंदर इंटर होते हुए हमें किसी फायरवॉल से गुजरना पड़े। यहाँ दो नज़रिए हैं। कुछ के नज़दीक हम खामोशी से बस ब्लैक होल में फिसल कर गिर जाएंगे, जबकि कुछ के नज़दीक हमें इवेंट होराइज़न को पार करने के लिए इंतहाई कसीफ फोटॉन्स की एक दीवार का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पहुंचकर हर शय पिघल कर फना हो जाती है। ये आग की एक दीवार है जिसका दर्जा हरारत लामुतनाई हद तक ज़्यादा होगा। यूँ यह कायनात का सबसे खौफनाक तरीन मुकाम है।
चूँकि इवेंट होराइजन के अंदर से कोई रोशनी बाहर नहीं आ सकती, जिस वजह से अगर ऐसी कोई ख़तरनाक आग की दीवार वहाँ मौजूद हुई तो हमारा काम तमाम कर सकती है। अगर नहीं तो फिर हम ऐसी दुनिया में कदम रख लेंगे जहाँ माजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्त रुका हुआ है। तह बतह जमा होने वाली रोशनी के बायस कायनात का माजी आपके सामने तहों की शक्ल में मौजूद होगा। हमारा खलाई जहाज़ अब सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर पहुंच चुका है, जहां से ये कभी वापस नहीं निकल सकेगा। यहां पहुंचकर ग्रेविटी हमारी खलाई जहाज़ को रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ी से अपनी जानिब खींचेगी, जिस वजह से हमारा खलाई जहाज़ यहां नूडल्स की तरह लंबा होकर रेज़ा रेज़ा हो जाएगा और एक लकीर की शक्ल में ब्लैक होल के मरकज़ की जानिब खींचा चला जाएगा। इस मजहर को हम स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। कशिश शक्ल जो है वो इतनी शदीद है कि आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देगी। ये स्पैगेटिफिकेशन जो है इसको हम लोगों ने बाकायदा देखा है। ये जो बड़े अजसाम है, जब उनके नज़दीक कोई छोटा जिस्म आता है, कोई छोटा फल्कियाती जिस्म आता है, तो वो उसको चीर फाड़ के रख देते हैं। जैसे शूमेकर 11-9 नामी एक कॉमेट था, यानी दुमदार सितारा, जो मुश्तरी के पास से गुजरा था और उसने मुश्तरी ने उसको चीर फाड़ के रख दिया और उसके टुकड़े टुकड़े होके वो स्पैगेटिफाई होके मुश्तरी के ऊपर जाके गिर गया। तो ये स्पैगेटिफिकेशन जो है ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग देखते रहते हैं। इसका एक वाज़ेह सबूत हमारे सामने है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में दाखिल होते हैं कि जैसे ये ब्लैक होल है और आपकी टांगे जो है वो उसके मरकज़ की तरफ है और आपका सर इवेंट होराइजन की तरफ है, तो आपकी टांगों पर ज़्यादा कशिश शक्ल लग रही होगी और आपके सर पर कम लग रही होगी, जिसकी वजह से आपकी टांगें आपके धड़ और सर से अलग हो जाएंगी। आप जो है वो सेल्स की फॉर्म बन जाएंगे और बस आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ब्लैक होल को फिज़िक्स के कवानीन भी काबू करने से कतराते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि हम अगर वहाँ फ़िज़िक्स के कानून यानी स्पैगेटिफिकेशन से बच जाते हैं और हमारा खलाई जहाज़ सही सलामत सफ़र जारी रखता है, तो हम जूं ब्लैक होल के सेंटर के नज़दीक जाते जाएंगे, इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोबारा कशिश शक्ल से मुकाबला करना शुरू हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़्यादा होने के बायस हमारे खलाई जहाज़ की रफ्तार सुस्त होना शुरू हो जाएगी। जहाँ ये रफ्तार कम होकर रोशनी की रफ्तार तक पहुँचेगी, उस इलाके को इनर होराइजन कहा जाता है। अगर हम किसी तरीके से ब्लैक होल के इनर होराइजन तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे नए पार्टिकल्स बन रहे होते हैं, ऐसे ख़तरनाक पार्टिकल्स बन रहे होते हैं जिसका हमने तस्वुर भी नहीं किया। क्योंकि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अगर किसी आबशार से गिरते हैं तो आप उस वक्त तक सही रहेंगे जब तक आप नीचे गहराई में मौजूद पत्थरों तक नहीं पहुँच जाते। तो ये ब्लैक होल की गहराई है और इंतहाई ख़तरनाक इलाका है। इनर होराइजन इंतहाई डेंस इलाका है। यहाँ नए पार्टिकल्स बन रहे होते हैं जो हमारे खलाई जहाज़ से शदीद रफ्तार से टकरा रहे हैं। ब्लैक होल का ये इलाका इंतहाई ज़बरदस्त पार्टिकल एक्सीलरेटर का किरदार अदा करता है। माहिरीन यहाँ तक कहते हैं कि इस इलाके में वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जहाँ नन्ही कायनातें वजूद में आ सकती हैं। इसी खातिर एक सोच ये भी है कि हो सकता है कि बिग बैंग वाक़या किसी ब्लैक होल के इनर होराइजन में ही हुआ हो और हम सब किसी ब्लैक होल का ही हिस्सा हों। यही वजह है कि कहा जा सकता है हम ब्लैक होल को समझकर अपनी कायनात बनने का अमल जान सकते हैं। इतने हंगामा खेज जगहों से निकलने के बाद इनर होराइजन एक पुरसुकून मुकाम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे भूगोले के दरमियान में मौजूद इलाका पुरसुकून होता है। हम ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, जहाँ ज़मानो मकान की चादर का इख्तिताम होता है, वक्त का इख्तिताम होता है। यहाँ कशिश शक्ल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो चुके हैं, जिस वजह से खलाई जहाज़ अपने थ्रस्टर ऑन करके आगे बढ़ सकेगा, जैसे खला में आगे की जानिब बढ़ रहे होते हैं। हमें अपने सामने एक रिंग में सिंगुलरिटी दिखाई दे रही है। ये वो मुकाम है जहाँ हमारी सोच का इख्तिताम हो जाता है, साइंस फेल हो जाती है, क्योंकि सिंगुलरिटी के गिर्द क्लोज टाइम लाइक कर्व नामी एक इलाका होता है जहाँ आप बग़ैर कुछ किए अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल को देख सकते हैं। वहाँ के मुतालिक हमारी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है। वो एक जादुई इलाका है। ये इलाका एक टाइम मशीन है, कायनात में मौजूद कुदरती टाइम मशीन
जो हमें हमारी पैदाइश से लेके अब तक के वाक़यात में ले जाने की अहल है। ये इतना अजीबोगरीब इलाका है कि अगर आप क्लोज टाइम लाइक कर्व में बैठ के आप सोचते हैं कि भाई मैंने खाना खाना है, तो पॉसिबल है कि आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस हो, क्योंकि आप अपना मुस्तकबिल भी वहाँ पे बैठे महसूस कर रहे होंगे। तो ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल एरिया है। हमें लगता है कि ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के करीब ऐसा एरिया मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उस जगह पे ज़मानो मकान की चादर इस हद तक डिस्ट्रॉयड हो जाती है, इस हद तक वहाँ पे चीज़ें अजीबोगरीब होती हैं कि हमें लगता है कि वहाँ पे सिंगुलरिटी के गिर्द जो सिंगुलरिटी है वो एक क्लोज टाइम लाइक कर्व एक रिंग है, उसके अंदर कैद है, और वहाँ पे इतना अजीबोगरीब यकीनन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़मानो मकान का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। हम इस घन चक्कर में पड़ने की बजाय सिंगुलरिटी की जानिब अपने खलाई जहाज़ को लेकर चलेंगे। माहिरीन का ख्याल है कि हम सिंगुलरिटी में पहुंचने के बाद किसी और कायनात में निकल आएंगे, लेकिन इस दौरान हमारा वजूद रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। वर्म होल और वाइट होल ये दोनों एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि अभी तक इनको कायनात में कहीं खुद नहीं देखा गया। एक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लैक होल अगर मादा हड़प कर रहा है तो ऐन मुमकिन है कि कायनात के किसी और मुकाम पे वो मादा उस तरीके से बाहर की जानिब फेंक भी रहा हो। तो इस मुकाम को, ये एक हाइपोथेटिकल मुकाम है, अभी तक ये दरियाफ्त नहीं हो सका, तो इस मुकाम को हमने वाइट होल का नाम दिया गया है। और ब्लैक होल और वाइट होल को जो सुरंग जोड़ती है उसको हमने वर्म होल कहा है। जैसे ये एक फाइल है, ये ज़मानो मकान की चादर है, और अगर कोई चीज़ वाक़या यहाँ हुई है और हमने कायनात में इधर जाना है, तो हमें ये सफ़र तय करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें इस तरह। जब इस तरह मिला देंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे के बराबर आ गए, और यहाँ वक्त सफ़र करना कम वक्त में हो जाएगा, यानी 1 से 2 साल लगेंगे और सफ़र हो जाएगा। तो हम कायनात के किनारे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी एक शॉर्टकट वे हमें मिल जाएगा। और हमें मालूम है कि बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि कायनात का आगाज़ एक सिंगुलरिटी से हुआ, और ब्लैक होल हमें ये बताता है कि हर चीज़ ब्लैक होल की सिंगुलरिटी की जानिब खिंची चली जाती है। तो क्या ब्लैक होल और बिग बैंग का कोई कनेक्शन है? यकीनन हो सकता है, क्योंकि दोनों में सिंगुलरिटी एक ऐसा मकाम है जो एक जैसा है। अब हमें ये नहीं मालूम कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो ये बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि बिग बैंग किसी ब्लैक होल के फटने की वजह से हुआ हो। तो हमारी कायनात के अंदर और ये भी कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि हम किसी बहुत बड़ी कायनात के किसी ब्लैक होल के अंदर कैद हों। लेकिन यहाँ पे ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि सिंगुलरिटी, इन्फिनिटी, इस टाइप की चीज़ें जब कहीं पे फ़िज़िक्स में आती हैं तो इसका ये मतलब भी हो जाता है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आज तक हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो इन्फिनाइट हो, या हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो सिंगुलरिटी को एक्सप्लेन करे। हमारे पास कोई ऐसा तजुर्बाती इस वक्त सबूत नहीं है सिंगुलरिटी का। तो लिहाजा ये भी कुछ साइंसदान कहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि हम जो कहते हैं कि बिग बैंग एक सिंगुलरिटी से हुआ, हम जो ये कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलरिटी होती है जो पूरी की पूरी ज़मानो मकान की चादर को इस हद तक मोड़ देती है कि एक उसमें होल बना देती है। और ऐन मुमकिन है कि ब्लैक होल के सेंटर में कुछ ऐसा हो कि हमें उसका अभी इदराक ही नहीं हो पा रहा। हमें हो सकता है इन चीज़ों को समझने के लिए हमें नए फार्मूले तरतीब देने पड़े, हमें एक नई साइंस डेवलप करनी पड़े इन चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन तब तक हमें इन चीज़ों को इसी तरीके से समझना पड़ेगा, इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पे जाके हमारी समझ, हमारी सोच, हमारी साइंस जो है फेल हो जाती है। हमारा खलाई जहाज़ सिंगुलरिटी को क्रॉस करने के बाद और रेज़ा रेज़ा होने के बाद ये जान चुका है कि ब्लैक होल कायनात की खूबसूरत तरीन पहेली हैं। अगर ये बहुत सी कायनातों को बर्बाद कर रहे हैं तो ये बहुत सी कायनातों को आबाद भी कर रहे हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं कि हो सकता है कायनात में सिंगुलरिटी नामी कोई शय ना हो, क्योंकि जहाँ भी सिंगुलरिटी या इन्फिनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वहाँ अमूमन ये समझा जाता है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ब्लैक होल ऐसे ख़तरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो हमारे साइंसी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरते दिखाई देते हैं।
यही वजह है कि साइंसदानों को उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हम ऐसे साइंसी कवानीन दरियाफ्त करने के काबिल हो जाएंगे जिनके ज़रिए हम इन मॉन्स्टर्स को लगाम डाल सकेंगे। लेकिन तब तक ब्लैक होल अपनी पुरस्कारियत के जलवे हर सू बखेरते रहेंगे।